हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया? 1932 में, 1956 में, 1972 में या 1916 में? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स, वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की वो कितने होने चाहिए? 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए नंबर्स। तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं या मैनेजर होते हैं? तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स, आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है। जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं, जैसे कि वेजेस। अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को
क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफीचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफीचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, वाई कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो, तो वहां भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन होता है, यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए कैश में, बी बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इशू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इशू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा? First, to eliminate the capital loss. Second, in order to eliminate past losses. Third, to eliminate future losses. या D, none of the is. तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है? तो फ्रेंड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है, यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे? ए ट्रेडिंग अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड डी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठे के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे। ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन असेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको P&L में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में P&L में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी। तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के P&L में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, यानी नॉमिनल असेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करवाना, किसी बड़े एडवर्टाइजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं जो अंडरराइटर्स को दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। अंडरराइटर ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है, तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। एकांकी व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज, यानी कि कभी सोल ट्रेड, मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट होता है, यानी उसको प्रारंभ करते हैं, और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा। व्यापारी द्वारा, यानी कि ट्रेडर द्वारा, बाय नो रेजोल्यूशन यानी बिना अधिनियम द्वारा, बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा, या बाय लॉ। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी द्वारा। एकांकी व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टैब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा, तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी, उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं, तो सारे डिसीजंस भी वो खुद लेगा। उसका जब मन करेगा, जहां मन करेगा वो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे, अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकी व्यापारी समस्त संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है, यह कथन किसका है। यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकल ऑल रिस्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं LH हेने, चार्ल्स एस टिपेट्स, सी ऑप्शन है CW गेस्टनबर्ग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स ये किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था CW गेस्टनबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है। पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा। अनिवार्य यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा,
आवश्यक, नेसेसरी, आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी। सरकार जो सोल ट्रेड जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीज़ों को वेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको खुद वेयर करने हैं। तो उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है, वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म को चला सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रन बाय ए सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स, वन और ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन है एनी वन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी। साझेदारी फर्म को कोई एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं। तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना होता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना क्या है, आवश्यक, मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी या फिर इलीगल। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है। नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस पर्पज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो। लेकिन मैंडेटरी में ये है कि आपको 100% गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स ठीक से आंसर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस दो ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आवश्यक। फ्रेंड्स इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं। अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा। अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि अ पार्टनर ट्रांसफर देयर राइट्स। एक पार्टनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से, सभी साझेदारों की स्वीकृति से, बहुमत से या सरकार की आज्ञा से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की स्वीकृति से। वो अभी अपनी मर्जी से कभी नहीं करा सकता, ना ही बहुमत से करा सकता कि ये सोचें कि मेजोरिटी मिल गई है और वो ट्रांसफर कर देगा, नहीं। अगर बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहां पे वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन को वहां पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री हैं, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफर को कोई भी पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी कि इन दी जॉइंट कंपनी दी ऑपरेटर्स आर जॉइंटली कॉल्ड कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट या जॉइंट कंपनी। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्ड। जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजोरिटी से, और ये उनके बिहाफ पर काम करते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिफरेंट होती है, एक ही होती है, कम होती है या अधिक होती है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, डिफरेंट। एक पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अलग एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हर चीज में अपने सदस्यों से अलग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर डिसाइडेड्स ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाती हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है, जिसमें सभी चीज़ मेंशंस होती हैं। तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है, लेकिन अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, किस में होता है? सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी संगठन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन के अंदर पार्टनर ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसमें कि एजेंट जो होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन, यानी कोई नहीं? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, या फिर उसके लिए किस तरह के मेथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग: ए परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी साइंस, सी आर्ट, या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज, या नो वन? तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स सभी निर्णय किस तरह के होते हैं? ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या इंस्ट्रक्शनल? तो बताइए फ्रेंड्स किस तरह के डिसीजंस होते हैं? इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं। हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा
लॉस है, लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहाँ जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहाँ प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय, यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड, डिमांड फोरकास्ट क्या है? एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी, तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच एक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स, मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी, वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। ठीक है। और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी? ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है, पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई में, सप्लाई का मतलब क्या होता है? उत्पादित माल की मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है? नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से डिफाइन करना है कि कौन सा आंसर जो है वो हमें ज्यादा लगता है कि ये हाँ ये हो सकता है। देखिए, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी बिल्कुल नहीं हो सकती। तकनीकी विकास, विकास ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल
कॉजेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज़्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव या नाइदर ऑफ द अबव। तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है? तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन। ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता होता है कि इस्टेब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है, तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है, यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति। क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट इज, यानी कि जो अनार्जित आय होती है वो कौन सा खाता हमारा कहलाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि अभी तक हमने अर्न नहीं की है, यानी कि हमें उसका अमाउंट मिल चुका है लेकिन हमने अभी उसका काम नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर एम्प्लॉय हो या फिर कहीं आप मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपने वहां से पैसे तो आपने एडवांस में ले लिए हैं लेकिन आपने वहां पर अभी काम नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या हो गई, ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो यहाँ पर एक तरह से लायबिलिटी का काम करेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगी, लायबिलिटी यानी कि देयता। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस पे
प्रोवाइडेड ऑन का मतलब यहाँ पर ये है किस पर लगाया जाता है। ऑप्शंस हैं फिक्स असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स। तो देखिए करंट असेट्स, आउटवर्ड चार्जेस ये तो बिल्कुल कट जाता है क्योंकि इससे तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। अब आता है हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया गया है, इसलिए डेप्रिसिएशन जो लगती है वो हमारी फिक्स असेट्स पे लगती है। जैसे कि हमारा हो गया प्लांट एंड मशीनरी, हमारी हो गई बिल्डिंग, हमारी हो गई मशीनरी, ये क्या हो गई हमारे लिए फिक्स असेट्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आप यहाँ पर बात करेंगे इंटेंजिबल असेट्स की। तो फ्रेंड्स इंटेंजिबल असेट्स पे जो लगते हैं उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो आप उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लगता है हमारा इंटेंजिबल असेट्स पे, ये भी एक तरह से मूल्यह्रास ही होता है। तो अमोर्टाइजेशन किया जाता है इंटेंजिबल पर, और जो टेंजिबल होते हैं उस पर किया जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हैवी एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऐसा। अब जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट किया गया है एक बड़े प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर अदर एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे को बेनिफिट देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि हमारे शॉर्ट टाइम के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गई, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर बात आती है अदर एक्सपेंडिचर की, तो ये अदर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। हैवी एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए हमें बेनिफिट देता है, लेकिन हम इसको एक बार में शो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार में शो किया तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत गलत हमारी पिक्चर शो करेगी हमारी कंपनी की, और हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम दिखाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए अगर गलत इमेज ना जाए, हमारा प्रॉफिट कम शो ना करे, इस वजह से जो हमारे हैवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं, और इन एक्सपेंडिचर को हम कुछ सालों में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 लाख का ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो हम इसको आप 5 से 10 साल के अंदर राइट ऑफ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हर साल हम इसको 50,000 करके राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से राइट ऑफ करिए, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड ले लेती है कि 5 से 10 साल में हमें इसको राइट ऑफ करना है धीरे धीरे करके। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स। अब जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं यानी कि प्राप्य खातों में हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, तो देखिए ऑप्शन है हमारे सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें तो देखिए ये सारी ही चीज़ें जैसे कि विविध देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे ही हमारे अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ दी अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब जो प्रोविजन होता है बैड डेट के लिए वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये समझना होगा बैड डेट क्या होता है। तो फ्रेंड बैड डेट वो होता है जो भी हमारे डेटर्स होते हैं वो हमें जब हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं चुका पाते हैं तो हम उसको बैड डेट में डाल देते हैं, यानी कि अब ये इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उस लॉस को मीट आउट करने के लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है बैड डेट के नाम से। अब कोई भी ऐसा देनदार जो हमें पैसा नहीं देता है तो उस टाइम हमें बहुत लॉस होगा, तो अगर हमने पहले से प्रोविजन बना के रखा होगा तो वहां से हम इसको कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन बैड डेट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे डेटर्स पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। अब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल बताना है। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टाइम के होते हैं, जैसे कि रिपेयर हो गया, ये क्या करते हैं हमें शॉर्ट टाइम में हमें बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट नहीं देते हैं इस तरह के एक्सपेंडिचर, जैसे कि परचेस ऑफ लैंड, सैलरीज, लीज या फिर परचेस ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेस ऑफ लैंड है, ये हमारे लिए हाई है, ठीक है, हाई अमाउंट का एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल नेचर का है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि देखिए परचेस ऑफ लैंड है ये हमें बहुत टाइम तक, सालों तक
कई जनरेशन्स तक हमें बेनिफिट करेंगी, ठीक है, क्योंकि लैंड कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, हम इस पर बहुत जनरेशन्स तक बेनिफिट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये ऑप्शन कट जाता है हमारा। अब आता है परचेज ऑफ बिल्डिंग। अगेन परचेज ऑफ बिल्डिंग हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है क्योंकि ये भी हमें बहुत टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। लीज पट्टे पर लिया है, ये भी इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए सैलरी जो होती है वो डेली बेसिस पर दी जाती है, मंथली बेसिस पर दी जाती है, तो ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इतना हमें लॉन्ग टाइम में भी बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। अब एक बिल है जो कि ए के द्वारा ड्रॉ किया गया है बी पर, इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू। अब ये डेबिट किया जाएगा ए की बुक में किस नाम से, ठीक है, कैश अकाउंट के, बीज अकाउंट के नाम से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स या फिर बिल्स पेबल अकाउंट के नाम से। तो आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स, यानी कि इसने रिसीव किया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से ये डेबिट किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बी की बुक में क्या हो जाता है, बिल पेएबल अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगेन इसी तरह का हमारे पास एक और क्वेश्चन है। व्हेन a bill drawn by A on B and retained till the date of maturity is dishonored on the due date। मैच्योरिटी तक रखा गया है, कॉमा है यहाँ पे फ्रेंड्स, एंड डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू। यानी कि एक बिल था जो कि ए ने ड्रॉ किया था बी के नाम से और उसने उसको मैच्योरिटी डेट तक रखा, लेकिन जो ड्यू डेट आई वहां पर वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डेबिट किया जाएगा ए की बुक में किस नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से, बी अकाउंट के नाम से, बिल्स पेएबल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट के नाम से। अब आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के नाम से, बी अकाउंट इस नाम से ये डेबिट किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ पर बी जो है वो क्या हो गया, डेटर बन गया उसका, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। अब वो पैसा किससे लेगा, बी से लेगा, इसलिए उसने बी का अकाउंट क्या किया, डेबिट किया है। तो बीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या चले जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अगेन एक और हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए एंड बी। ए ने ड्रॉ किया बी पर और बी ने उस बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया सी को। अब वो क्या हो गया, ड्यू डेट पर डिसऑनर हो गया। इट इज क्रेडिटेड इन दी बुक्स ऑफ ए। अब ए की बुक में किस नाम से क्रेडिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट के नाम से, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट या फिर सीज अकाउंट के नाम से। तो देखिए एक बिल था, किसने, बी, ए और बी का पार्टी थी, सी को वो एंडोर्स किया गया था इस बिल को। उसके बाद अगर हम बात करें एंडोर्स करने के बाद अब वो बुक ए किसके नाम से करेगा। तो देखिए यहाँ पर ए जो होगा, ए के बुक में आएगा एंडोर्स का नाम सी अकाउंट, ठीक है, सी का अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ए ने ड्रॉ किया बी पर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी अब क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। देन इन द बुक्स ऑफ ए इट इज डेबिटेड टू। अब ए की बुक में क्या डेबिट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बी अकाउंट या फिर बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन थोड़ी अलग है। इन्होंने बिल ड्रॉ किया था और वो वहां पर क्या हो गया, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है बी। तो देखिए इंसॉल्वेंट हो गया है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बी का अकाउंट यहाँ पे क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। बी क्या हो गया, उसके लिए देनदार की तरह है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 3 राइट आंसर हो जाएगा, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री होगी। वो इंसॉल्वेंट हो गया वो अलग मैटर है, फिर वो किस तरह से उससे वसूल करता है, क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी बी के अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिल्स आर ड्रॉन बाय। अब जो बिल्स हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट्स या फिर ब्रोकर्स के द्वारा। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है मुझे आपके साथ डिस्कस करना है।
इस क्वेश्चन के बाद हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों की वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत लोगों की क्वेरी थी, बहुत छोटी चीज़ है, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मुझे एकदम याद आया वो बिल्स आर ड्रॉन बाय। अब जो बिल्स होते हैं वो किसके द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एजेंट या ब्रोकर्स। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए वो होता है क्रेडिटर्स के द्वारा ड्रॉ किए जाते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो थी बीआरएस की हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं और जिनकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ आपको क्वेरी थी और आपकी अब ये क्वेरी ठीक हो गई है, ठीक है। फ्रेंड्स उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बीआरएस जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसमें ऑप्शंस थे बैंक करता है, कस्टमर करता है, सेलर करता है, कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे। तो मैंने वहाँ पे आंसर आपको बताया था कि कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है, ये करता है कस्टमर ऑफ द बैंक। वहाँ पर किसी का कमेंट था, मुझे नाम याद नहीं है कौन था, एक व्यूअर का कमेंट था कि जो ऑडिटर होता है वो बीआरएस प्रिपेयर करता है, कस्टमर नहीं, इस तरह का कुछ था, ठीक है। तो शायद उनको कंफ्यूजन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीआरएस को प्रिपेयर करने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स बीआरएस वही प्रिपेयर करेंगे ना जिसका बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। ऐसा तो कोई पर्सन प्रिपेयर नहीं करेगा बीआरएस जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हम दो पार्टली लेके चल रहे हैं, एक लेके चल रहे हैं बैंक और एक लेके चल रहे हैं उस बैंक का कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीआरएस है इसको प्रिपेयर करता है कस्टमर। अब ये कस्टमर कोई भी हो सकता है, एक कंपनी मैन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। कस्टमर कस्टमर है, वो बैंक का कस्टमर है। अब वो कोई भी वर्क करे, ठीक है। अब कस्टमर खुद प्रिपेयर करे या अपने ऑडिटर से प्रिपेयर करवाए या अपने अकाउंटेंट से प्रिपेयर करवाए या अपने किसी कोई भी रिलेटिव से प्रिपेयर करवाए, किसी से ही प्रिपेयर करवाए, ये अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर मेन तो ये माना जाएगा ना कि वो कस्टमर ने प्रिपेयर किया। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी निकल कर आती है, डिफरेंस निकल कर आता है कैश बुक और पासबुक में, तो कस्टमर ही जाएगा बैंक के पास उसको सॉल्व कराने, ठीक है। अब वहां पे कस्टमर के बिहाफ पर फिर चाहे उसका ऑडिटर जाए, फिर चाहे उसका अकाउंटेंट जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर बैंक तो उसको एज अ कस्टमर ट्रीट करेगी, ठीक है। वो तो उसको उस तरह से ट्रीट करेगी ना कि हाँ हमारे इस पर्सन का इस बैंक में अकाउंट था, आप उसके ऑडिटर हैं, ठीक है। तो यानी कि आप उसके बिहाफ पर हमारे पास आए हैं तो आप भी हमारे लिए कस्टमर हैं, ठीक है। आप हमारे लिए इस टाइम वो ही पर्सन है, ठीक है। तो आप, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसलिए मैंने वहां पर जो ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन 1 में ही था कस्टमर ऑफ द बैंक, ये मैंने आपको बोला था। कस्टमर आप वो कस्टमर मत समझिए, कस्टमर होता है उस बैंक का कस्टमर, उस बैंक में जिसका अकाउंट है। अब वो किसी से भी प्रिपेयर करवाए ये अलग मैटर है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अब जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं किसके अकाउंट में, द प्रेजेंटर ऑफ द बिल, यानी कि बिल को जो प्रेजेंट करता है उसके में, द डिस्काउंटिंग बैंकर, बैंक जिस डिस्काउंट करती है उसके में, या फिर द एक्सेप्टर, द इंडोर्सर। तो फिर यहाँ पर अगर हम नोटिंग चार्जेस की बात करें तो जो प्रेजेंट करता है बिल को बैंक में उसके लिए नोटिंग चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने ड्रॉ किया बी पर, बी ने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया वो बिल डिस्काउंटिंग कराने के लिए बैंक में। अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगाए तो बैंक नोटिंग चार्जेस किस पे लगाएगा, बी के लिए, और बी ने वो खर्चा सारा करा, ठीक है। तो बैंक ने नोटिंग करी तो बी ने सारा खर्चा कराया, तो बी के लिए ये वाले खर्चे क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस हो गए। अब बी ने नोटिंग चार्जेस सारे दे दिए तो वो अकाउंट, अपने अकाउंट में तो नोटिंग चार्जेस दिखाएगा, लेकिन जो खर्चे हुए हैं उसका अमाउंट वो लेगा ए से कि हाँ तुम्हारा बिल डिसऑनर हो गया, मैंने एक्स्ट्रा इतने रुपए उसमें खर्च किए नोटिंग कराने में। तो अब ए उसको नोटिंग चार्जेस से नहीं दिखाएगा, ए दिखाएगा जो भी उसका बिल का अमाउंट होगा उसमें ऐड करके, ठीक है। उसमें ऐड करके उस अमाउंट को दिखाएगा और वो सारा अमाउंट फिर बी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए उस कोई सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसके बिल पर हुए हैं, बी के लिए नोटिंग चार्जेस हैं और बैंक के लिए वो
सिंपल चार्जेस हैं जो कि उसने नोटिंग से लिए हैं, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस ट्रीट होता है जो प्रेजेंट करता है बिल बैंक में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी गिवन टू। अब बिल में छूट देते समय डेबिट को क्या किया जाना चाहिए? बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, एक्सेप्टर अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें वाइल डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी, तो यहाँ पर जो डेबिट होता है, अगर हम बात करें तो डेबिट हमारा किया जाना चाहिए बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बैंक डिस्काउंटिंग करने में हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बैंक राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम फिर कल डिस्कस करेंगे। कैंसलिंग द ओरिजिनल बिल एंड ड्रॉइंग अ फ्रेश एक्सेप्टेंस इज नोन एज, यानी कि एक ओरिजिनल बिल को कैंसिल करके एक फ्रेश एक्सेप्टेंस बनाई गई है, उसको क्या बोलेंगे? रिटायरिंग अंडर रिबेट, रिन्यूएबल, डिस्काउंटिंग या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। तो देखिए, जब हम कोई भी बिल कैंसिल करते हैं उसके बाद एक नया दूसरा प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर उसको बोला जाता है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। व्हेन अ बिल इज डिस्चार्ज द एक्सेप्टेड डेबिट्स, यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है? क्रेडिटर्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी। देखिए, यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा, क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं? जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज या फिर ग्रेस डेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट की बात की जा रही है तो ये डेज तो कट गया, अब हमें इन दोनों में से बताना है क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लेकिन वो एग्जांपल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं। अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है? 1971। तो फ्रेंड्स, अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, ठीक है। इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा। 1971 ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो ये डेट एक तरह से जीरो डेट की तरह मानी गई है, क्योंकि इससे पहले के कोई भी टाइमिंग पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो 1971 एक तरह से हमारे लिए बेस पीरियड है, यानी कि उससे पहले का, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो बजट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हो गया, वो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जीरो बेस बजट, ठीक है। तो जीरो बेस बजट में क्या होता है, आपने उस बजट को स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है, उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है, यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज की हेल्प नहीं लिया, आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है, जिसको जीरो बजट कहते हैं, ठीक है। तो सेम ये उसी तरह से हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो डेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। नेक्स्ट है, एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो ड्यू डेट। तो देखिए, यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास 2 and 2 दे रखा है, ठीक है। अब 2 and 2 क्या होता है? 4। अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आए? 2, यानी कि ये क्या है? हमारी एवरेज है। तो मीन वैल्यू भी हमारी इसी तरह से निकलते हैं, मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीडियन क्या होता है? मीडियन यहाँ पे 3 की वैल्यू को शो करता है। मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है, ठीक है। तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है। अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन, और इसके साथ ही आपने मीन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे, तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा।
नेक्स्ट है अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज। अब यहाँ पर ये बताया जो अकाउंट करंट है वो एक जर्नल है। आपको इसमें यस है या फिर फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बिजनेस की, उसने पूरे साल में कितना काम किया है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग की जाती है स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट। अब देखिए अकाउंट करंट यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ये एक समरी स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है ना कि जर्नल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फॉल्स। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा। नेक्स्ट है विच इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये बात बताना है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी क्रेडिटिंग जो क्लोजिंग स्टॉक होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको क्लोज करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से, रियलाइजेशन या फिर मैचिंग, यानी कि ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। इसके बेसिस पर हमें कौन सा ऐसा हमें बेसिस लेना पड़ता है जिसमें हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को जमा करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस तरह ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, ठीक है, ये अमाउंट कॉलम, ये आपका अमाउंट कॉलम। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, टू परचेज, टू वेजेस, यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को शो करने का मतलब क्या होता है, आपको क्रेडिट करने का कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का बैलेंस क्या है, इक्वल निकल कर आए, यानी कि क्या हो गया, मैचिंग करने के लिए। जब यहाँ पर ये दोनों चीज मैचिंग नहीं होंगी तो आपका ये जो अकाउंट है वो प्रिपेयर नहीं होगा। तो इन दोनों के अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी सेल्स है, वेजेस है और जो भी आपका परचेज है, इन सब में का जो डिफरेंस है, यानी सेल कितनी हुई, परचेज और एक्सपेंसेस कितने हुए, उन सब के डिफरेंस, यानी कि बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह का एक और क्वेश्चन गिवन है, assets in the balance sheet are shown at cost less depreciation rather than their replacement cost because of accounting convention। यानी कि फ्रेंड्स हिंदी में देख लीजिए, बैलेंस शीट में जो संपत्तियां होती हैं उनका लेखांकन सम्मेलन के कारण उनकी प्रतिस्थापना लागत के बजाय कम मूल्यांकन ह्रास पर दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, गोइंग कंसर्न से, मैचिंग से, रियलाइजेशन या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसलिए दिखाया जाता है, अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोइंग कंसर्न। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मूल्यह्रास हम कम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो भी हमारे पास असेट्स है उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अब ऐसा तो नहीं ना, हमने कोई प्लांट लगाया या फिर कोई मशीन ली, वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी, 10 या 20 साल तो उसकी लाइफ रहेगी। अब उसमें हम उसको ना उतने साल तक राइट ऑफ करेंगे, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। तो यानी कि एक तरह से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कल बंद होगा या कितने साल तक चलेगा, गोइंग कंसर्न की तरह है। तो उसी तरह से हमारी असेट्स भी हम यही मान के चलते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो असेट्स है वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी या फिर 5 साल तक रहेगी। हम उसको गोइंग कंसर्न की तरह करते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, जिससे कि अब हमें एग्जैक्ट टाइम वैल्यू नहीं पता उसकी कि वो कितने टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता आगे की जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैसी होगी, उसमें हमारी जो मशीनरी वर्क करेगी या नहीं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर एक तरह से प्रोविजन बना के चलते हैं और एक आइडिया में लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड तक हमें फंड कलेक्ट करके रखना है नई मशीनरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है गोइंग कंसर्न, ये भी हमारे गोइंग कंसर्न के बेसिस पर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर हम
अगर इसमें बात करें तो कौन से खातों की पुस्तकों में लिखते हैं या फिर एंट्री करते हैं? एक्सीलेंट मोरल ऑफ वर्कर्स की, क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, मैनेजिंग एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो देखिए अब यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की गई है और हम लिखते हैं कि किस बुक्स अकाउंट में हम इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की लागत को। क्योंकि देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, नियंत्रण से रिलेटेड नहीं है और ना ही प्रबंधन से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है जो चीज हमारी मनी में डिनोट की जा सके। देखिए यहाँ पर मॉरल को मनी में हम नहीं कर सकते, क्वालिटी को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर मैनेजर की जो मैनेजिंग एबिलिटी ये भी मनी में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। जबकि जो मशीनरी की कॉस्ट है वो मनी में रिप्रेजेंट होती है कि इसकी इतना अमाउंट है इस मनी मशीनरी का, ठीक है। तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे एप्लीकेबल होता है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। इसमें आपको कन्वेंशंस जरूर पढ़ने हैं क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और आपने देखा अभी हमने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस करे प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटिजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुटनोट इन द बैलेंस शीट। अब यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुटनोट में दिखाते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई भी अदर पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए, ठीक है। तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी कंपनी में है, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुटनोट बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, उन लोगों को आपकी सही इंफॉर्मेशन मिल गई, उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी को फुटनोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिस्क्लोजर। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर, वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में। ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफेक्ट कर रहा है, वो आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है, बाकी जो भी अगर ऐसी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है, इररिलेवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और रेलेवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे, जबकि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया। द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं? कंसिस्टेंसी, तो ये नहीं होगा, अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था।
डिस्क्लोजर ये भी नहीं होगा, मैचिंग ये भी नहीं होगा। आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरियलाइज्ड हमारा गेन है, वो सॉरी लॉस है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे, लॉस को करेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, यानी कि आमतौर पर राजस्व को उस समय माना जाता है जब वो अर्जित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इससे हमारी सेल इफेक्ट होगी, कैश रिसीव्ड होगा, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड या फिर गुड्स इज डिलीवर्ड। यानी कि इन चारों सिचुएशन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन में है जब आप मानेंगे कि आपका रेवेन्यू जो है वो आपने अर्न कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू अर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है जब हमारा कैश रिसीव्ड हो गया, ये हम नहीं मानेंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ये तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है। एंड गुड से डिलीवर्ड, ये भी इससे रिलेटेड मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सेल इज अफेक्टेड, जब हमारी सेल इफेक्ट हो रही है, यानी कि आपने कोई भी माल किसी को बेच दिया, इट मीन्स आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। क्योंकि देखिए जब आप किसी को माल बेचेंगे तो वो कभी ना कभी आपका पैसा वापस करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ्री में आपका माल ले लेगा। जब उसने आपका माल खरीदा है तो उसको पैसा भी वो उसका जरूर देगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपने उतने अमाउंट अर्न कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पर देखते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की, तो आप कैसे चेक करते हैं कि आज हमने इतने प्रोडक्ट सेल कर लिए, यानी कि आज हमने इतना कमा लिया। अब उसमें से कुछ आपने कैश में दिए होंगे प्रोडक्ट, कुछ आपने क्रेडिट पे दिए होंगे, यानी कि कुछ आपने पैसे दे के लिए और कुछ आपने उधारी दे दिए। अब उधार दिए हैं तो इट मीन्स वो कल या परसों कभी ना कभी आपका पैसा उसका दे ही देगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपने जितना भी कैश पे किया हो सेल, चाहे क्रेडिट पे किया हो, वो सारा ही आपका अर्नड इन माना जाएगा, आपका रेवेन्यू माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेल इज अफेक्ट होगी। जो हमारी सेल अफेक्ट हो जाएगी तो हम मानेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो हमने अर्न कर लिया है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।